हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये हमारा चैप्टर था, ठीक है। इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दो चीज़ें समझिए, और हर बच्चे को यही सिखाने की कोशिश करता हूँ कि समझने की कोशिश करिए कि आप कहाँ पर सही चल रहे हैं और कहाँ पर गलत चल रहे हैं। कहावत है कि मर गई मछली अपनी ही पानी में, इश्क कर लिया उसने भरी जवानी में। ठीक है, सुनिएगा, फिर से कह रहा हूँ कि मर गई मछली अपनी ही पानी में, इश्क कर लिया उसने भरी जवानी में। सोचा था साथ निभाएंगे ताज उम्र जिंदगी भर, महबूब निकला बेवफा मेरी ही कहानी में। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। अभी जो वीडियो मैंने कुछ देर पहले बनाया है वो आपको अपलोड कर दी जाएगी, आपको मिल जाएगी। ज़रूर शेयर करिएगा और उससे सीख लीजिएगा कि कोई किसी का नहीं है। एक वक्त बाद सब बोर हो जाते हैं, एक वक्त बाद सभी रिश्ते पुराने लगने लगते हैं, एक वक्त बाद सब कुछ खराब लगने लगता है। तो बस ये बना के रखिए कि हमें एक सिद्धांत पे चलना है, एक जीवन बनाना है। आए हैं तो कुछ करके जाना है, इस समाज को, इस देश को कुछ देकर जाना है। ठीक है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम की तरह, अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह, मनमोहन सिंह जी की तरह, और जितने भी लोगों ने काम किया है उनकी तरह कुछ करके जाना, ताकि समाज हमें याद रखे। समाज हमारा नाम ले तो सम्मान से नाम ले, ठीक है। बाकी किसी का नाम नहीं हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नाम बनाने की कोशिश करिए, ये सब चीज़ें काम नहीं देगी, ठीक है। और इसी के साथ शुरू करते हैं चैप्टर। और चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, तो देखिए चैप्टर में हम लोगों ने मैटर पढ़ लिया था। मैटर को दो पार्ट में बांट दिया था, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में जो था ठोस द्रव गैस था, ठीक है। इसमें दो और होते हैं, ठीक है, वो पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसको छोड़िए। उसके बाद हम लोगों ने रासायनिक में पढ़ा था, तो दो पार्ट में उसको भी बांट दिया था, ठीक है। दो पार्ट में हम लोगों ने उसको भी बांट दिया था, ठीक है। तो वो दो पार्ट था, शुद्ध पदार्थ था और एक मिश्रण था। शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांट दिया था, तत्व बांटा था, यौगिक बांटा था। तत्व को दो भागों में बांट दिया था, धातु अधातु बांट दिया था। फिर उसके बाद यौगिक को कार्बनिक अकार्बनिक में बांट दिया था। मिश्रण को हम लोगों ने समांगी और विषमांगी में, यानी होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस में बांट दिया था। इस तरह से हम हमारा पूरा चैप्टर चल रहा था, और हमने इस चैप्टर में धीरे धीरे बारीक तरीके से पढ़ लिया था, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया था, चर्चा किया था कि व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, समांगी विषमांगी के बारे में पढ़ा था। उनके एग्जाम्पल भी ले लिए थे, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख रखी हैं। आज हमें पढ़ना है व्हाट इज सोल्यूशन, ठीक है। हमें पढ़ना है कि सोल्यूशन क्या है, ठीक है। बिलियन क्या है, ठीक है। सब इंग्लिश में चल रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज सोल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज सोल्यूशंस, ठीक है। यानी बिलियन क्या है, ठीक है। बिलियन क्या है, ठीक है। बिलियन क्या है, यही पढ़ना है। तो हमें बिलियन पढ़ना है, तो बिलियन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके आगे धीरे धीरे सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले समझिएगा कि बिलियन क्या होता है, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। बिलियन भी एक प्रकार का क्या होता है, बिलियन भी एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का मिश्रण होता है। एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का मिश्रण होता है, ठीक है। मिश्रण होता है, एक प्रकार का मिश्रण होता है। आज उम्मीद करते हैं कि खत्म हो जाए, ठीक है। एक प्रकार का मिश्रण होता है, ठीक है। यह भी क्या होता है, एक प्रकार का मिश्रण होता है। एकदम अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ के तैयार करना है, ताकि हम फंसे ना, ठीक है, ताकि हम फंसे ना, ठीक है। और विलयन जो होता है, यह एक समांगी मिश्रण, मैंने कल ही आपको बताया था कि विलयन पुराना होने पर क्या हो जाता है, समांगी मिश्रण में आ जाता है। कैसा आ जाता है, समांगी मिश्रण में आ जाता है। समांगी मिश्रण कल ही बता दिए थे। ऐसे जो हर पृष्ठ पर या हर भाग में एक समान दिखाई देते हैं, या जिनको स्थिर रखने पर वो अलग नहीं होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। जैसे नींबू जल, सोडा या नमक पानी का, तो ये क्या हो गया, विलयन हो गया, ठीक है। और यही मिश्रण है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। विलयन में एक पदार्थ की मात्रा कम या
दूसरे पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। बिलियन देखिए, अब समझने की कोशिश करिएगा, अब समझाने पर हम चल रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। बिलियन में दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक की मात्रा अधिक होती है। भाई दो पदार्थ मिलाए जाते हैं, दो चीज़ों को मिलाया जाता है, तो एक एक की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है और दूसरे की कम होती है, दूसरे की कम होती है, दूसरे की कम होती है। एक की मात्रा अधिक होती है और दूसरे की क्या होती है, कम होती है। एक की मात्रा अधिक होती है, दूसरे की कम होती है। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, यानी विलायक बोलते हैं, ठीक है। और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय बोलते हैं, यानी सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं, तो हम यही लिखने की कोशिश करेंगे, सॉल्वेंट, ठीक है, यानी विलायक, और इसको क्या बोलेंगे, सल्यूट बोलेंगे, यानी विलेय, ठीक है। क्या होगा, विलेय होगा, ठीक है, विलेय होगा, ठीक है। एक की मात्रा अधिक होगी, दूसरे की मात्रा कम होगी, और यहीं पर क्या बनेगा, विलेयन बनेगा। और याद रखिएगा, इसी को क्या कहा जाता है, विलेय यानी सल्यूट कहा जाता है और सॉल्वेंट कहा जाता है, ठीक है। सल्यूट और सॉल्वेंट कहा जाता है, याद रखिएगा, इसी को हमें समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिए, इस चीज़ को अगर हम समझ गए, अब हम देखिए कह रहे थे, आपसे कहा ना कि अब हम डिटेल में चलने की कोशिश करेंगे, तो इतना समझ में आ गया हो तो समझ लीजिएगा। हमने कहा कि एक प्रकार का मिश्रण है, वो भी कैसा मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और आप प्रतिदिन इसको देखते हैं, ठीक है, प्रतिदिन देखते हैं भाई। आप नमक चीनी पानी का घोल देख लीजिए, समांगी मिश्रण देखने को मिलेगा, ठीक है। एक हद तक आप देखने को मिलेगा, जैसे गैसीय विलयन होता है, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मिश्र धातु का भी देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, देखने को मिलता है। और इसमें मैंने कहा, इसमें एनसीईआरटी में साफ लिखा है कि एक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है, विलेय कहा जाता है, सॉल्यूट कहा जाता है। और यही इसमें घुलता है, यही इसमें क्या होता है, घुल जाता है। ये हो गया, अभी तो ये चीज़ हो गया। एक चीज़ और कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और समझना भी बहुत ज़रूरी है। पहले इतना समझ गए हैं, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, आगे चलते हैं। ठीक है, जो विलेय यानी सॉल्यूट के बारे में समझें, तो हमने क्या कहा अभी, विलेय, ठीक है, यानी सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट और विलेय, ठीक है, सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट के बारे में समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, सॉल्यूट को समझाने की कोशिश करेंगे। जो विलेय की मात्रा के जो होती है, विलेय की मात्रा जो होती है, यह बहुत कुछ निर्धारित करती है, और यह जो निर्धारण होता है वो 3 टर्म में देखने को मिलता है, ठीक है, 3 टर्म में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, ठीक है। ये मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि विलेय की मात्रा के आधार पर, विलयन के प्रकार। अब हम विलयन के प्रकार पढ़ने चले, विलयन के प्रकार, ठीक है, विलयन के प्रकार। देखिए, हमने कहा था आपसे कि जब भी पढ़ाएंगे तो आपको पूरा एनालिसिस करके पढ़ाएंगे, पूरी चीज़ें आपको डिटेल से देंगे। ऐसा नहीं देंगे कि सिर्फ आप देखते, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर वाली चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो यह 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, कौन, तो विलेय के आधार पर विलयन के प्रकार, विलेय के आधार पर विलयन के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और भी अभी बहुत कुछ चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। विलेयता किसकी वजह से बढ़ जाती है, ताप बढ़ाने से विलेयता भी बढ़ जाती है, याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं, इनको अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी आगे की तरफ देखते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है, तो उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो एक होता है संतृप्त विलयन, ठीक है, क्या होता है, समझने की कोशिश करिएगा।
संतृप्त विलयन कहते हैं। पहला हमने क्या कहा, संतृप्त विलयन कहा, जिसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। फिर होता है असंतृप्त, भाई इसी का उल्टा होता है, असंतृप्त विलयन होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। फिर क्या होता है, अति संतृप्त विलयन यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ये सारी चर्चा हम लोग करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो फिर से सुनिएगा कि विलय के मात्रा के आधार पर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि बताइए विलय के मात्रा के आधार पर निम्न में से विलयन कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 1 प्रकार के, या लिख सकता है 5 प्रकार के। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। संतृप्त विलयन, विलयन क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी में नाम लिया है तो नाम ले लिया तो हमें पढ़ना है भाई, याद रखिएगा। अगर नाम ले लिया तो हमें पढ़ना है, इतना याद रखिएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद असंतृप्त, संतृप्त विलयन, ठीक है, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, या कहा जा सकता है इसको सुपर, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देख लीजिए भाई, ये आपके क्या है, ये विलयन है। सबकी चर्चा करेंगे, सबको समझने की कोशिश करेंगे, एक एक हेडिंग पढ़ेंगे। लेकिन हमने विलयन शुरू किया है तो विलयन में एक एक चीज को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस नाम करने आए हैं, नहीं भाई, सब कुछ। अगर एनसीईआरटी में नाम, मैंने कहा था आपसे कि जब भी बनेगा भाई, जो क्लास 9 और 10 का होगा वो थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा, उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा, क्योंकि हम एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर कहते हैं कि एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल का तैयारी करेंगे तो वहाँ तो जो भी हम मेहनत करेंगे कामयाबी मिलेगी। अगर कहीं वहाँ रह जाते हैं तो कम से कम ग्रुप डी में खड़े हो सकते हैं, ग्रुप डी की लड़ाई लड़ सकते हैं और अच्छे से लड़कर पार भी हो सकते हैं। कन्फर्म अगर यहाँ हम जीत नहीं हासिल कर पाते हैं लेकिन तैयारी यहाँ अच्छी कर लेते हैं तो वहाँ हमें कामयाबी मिल जाएगी। तो तैयार रहिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसको हमने क्या पढ़ा कि विलय के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, विलय के आधार पर यानी सैल्यूट के आधार पर, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। पहला उठाएंगे संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, ठीक है। संतृप्त विलयन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए संतृप्त विलयन के बारे में पढ़ते हैं, संतृप्त विलयन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। संतृप्त विलयन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए संतृप्त विलयन को समझते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन के बारे में सुनिएगा ध्यान से। संतृप्त विलयन के बारे में अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से आपकी क्या हो जाएगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैंने भरपूर कोशिश की है कि आपको चीज़ें समझ में आए, आपको चीज़ें क्लियर रहे, आपको परेशान होने की दिक्कत न हो या परेशान न हो। जो चीज़ें, जैसे हम पानी में नमक घोल रहे हैं, चीनी घोल रहे हैं, ठीक है, या कहा जाता है कि जो ओआरएस मिलता है उसको घोलते हैं, ग्लूकोज घोलते हैं, इन सब चीज़ों को घोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या मात्रा होनी चाहिए, जो
संतृप्त विलयन को दिखाएगा, जो संतृप्त विलयन का वर्णन करेगा। ठीक है, यहाँ मात्रा की बात हो रही है। ठीक है, वो भी किसकी मात्रा की बात है, क्योंकि हमने कहा कि विलय के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया, यानी हमने विलय पर चर्चा की है, हमने विलय की बात की है, तो विलय पर ही टिके रहे हैं। विलय का मतलब वो मात्रा जो कम है, विलायक वो मतलब जिसकी मात्रा अधिक है। यहाँ पानी अधिक है वो विलायक है, सॉल्वेंट है, और जिसकी मात्रा कम है वो विलय है यानी सॉल्यूशन है। ठीक है, अरे सॉरी सल्यूट है। ठीक है, तो हम कहेंगे वैसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता अनुसार घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। आवश्यकता अनुसार, इसका मतलब समझिएगा, आवश्यकता अनुसार मतलब जितना घोल सकते हैं, जिसको घोलने के लिए फिर हमें तापमान जैसी या दाब जैसी या कोई और चीज़ों की प्रेशर न देना पड़े, जितना हम घोल सकते हैं, जितना उसमें घुलने की आवश्यकता होती, जितनी उसकी कैपेसिटी होती, अगर उतना घुल जाता है तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम संतृप्त विलयन कहेंगे। वैसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता अनुसार घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता अनुसार घुली हो आवश्यकता अनुसार घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, आवश्यकता अनुसार बस मैंने जो समझाया उसी को समझिएगा। ठीक है, जैसे ये एक हमने ले लिया और इसमें जल है। ठीक है, इसमें जल है और हमने इसमें शुगर घोलने की कोशिश की। हम तब तक इसमें शुगर को घोल रहे हैं, एक आवश्यकता अनुसार शुगर को घोल रहे हैं जब तक शुगर घुल रहा है। उसके बाद एक समय के बाद जब शुगर अगर घुलना बंद हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, समझ में आई बात भाई? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये संतृप्त विलयन हो गया। ठीक है, अब इसमें उदाहरण क्या दें, वही नमक चीनी पानी का घोल होगा, वो संतृप्त विलयन होगा जिसमें आवश्यकता अनुसार घुल रहा है। ठीक है, अब इसी में आते हैं असंतृप्त विलयन। ठीक है, असंतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन समझने की कोशिश करिएगा। अनसैचुरेटेड उसमें आवश्यकता अनुसार घुला था, इसमें सिर्फ 2 शब्द जोड़ लीजिए कि आवश्यकता से कम। ठीक है, जिसमें आवश्यकता से कम विलय पदार्थ घुला हो। ठीक है, अब विलय पदार्थ घुला हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, विलय पदार्थ घुला हो तो उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। तो इसे कह सकते हैं ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से कम घुली हो उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से कम घुली हो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। कोई शब्द छूट जाए भाई तो क्षमा चाहते हैं। ठीक है, यही मेरी थोड़ी सी कमजोरी है। वैसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ आवश्यकता से
आवश्यकता अनुसार घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से कम घुली हो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, एक कप गर्म, जो जैसे एक कप क्या ले लिए हैं, गर्म पानी ले लिए हैं, उसमें नमक या चीनी घोल रहे हैं। ठीक है, अब मिलाने पर क्या हो रहा है, एक असंतृप्त विलयन तैयार हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात भाई? क्योंकि अब एक कप पानी है, एक चम्मच नमक ले लीजिए या एक चम्मच चीनी ले लीजिए, वही क्या है, असंतृप्त विलयन है। याद रखिएगा, उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, वो क्या होगा, असंतृप्त विलयन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है भाई। ठीक है, अभी बहुत कुछ बाकी है, बस समझते जाइएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ना है, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अति संतृप्त विलयन का इससे इसके मतलब शब्द से ही पता चल जा रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय आवश्यकता की मात्रा से अधिक घुलने की कोशिश की गई हो या घुला हो, उसे क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, आवश्यकता से अधिक घुली हो या उससे अधिक घुलने की, या कहा जाए कि उससे अधिक उस तापमान पर नहीं घुलाया जा सकता है, तो उसी को क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहा जाता है। मतलब जितनी आवश्यकता है उससे अधिक घोल दिया गया है, या कह सकते हैं कि उस तापमान पर उस जल में उससे अधिक अब घुल भी नहीं सकता, यानी कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें तली पर दिखना शुरू हो जाए, उसी को असंतृप्त विलयन कहते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। जब चाय में चीनी कम होती है, तो वो असंतृप्त विलयन में आ जाता है। एक उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा इसको। जब चाय में चीनी ज़्यादा हो जाती है तो उसे अति संतृप्त विलयन कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, और वहाँ पर चीनी कैसे घुली है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर आप चीनी को घोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं घुलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो जैसे जो सिरका होता है वो अति संतृप्त विलयन में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अति संतृप्त विलयन। ये हो गया भाई, चलिए आगे चलते हैं। अरे बाप रे, चलिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन, समझने की कोशिश करिएगा। हमने कहा कि वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिक हो। ठीक है, वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ आवश्यकता से बहुत अधिक हो या उस तापमान पर विलेय पदार्थ घुल न सके, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, अति संतृप्त विलयन कहते हैं, याद रखिएगा, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है बेटा, देख लीजिए, अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका विलेय के आधार पर विलयन के प्रकार। विलेय के आधार पर विलयन के प्रकार हमने पढ़ लिया, विलेय के आधार पर विलयन के प्रकार। अभी विलयन के गुण पढ़ना बाकी है।
लेकिन अभी हम प्रकार पढ़ा रहे हैं कि प्रकार देख लीजिए विलयन के प्रकार कैसे होते हैं, ठीक है। अब घुलने के आधार पर विलयन के प्रकार देखना है। क्या देखना है? घुलने के आधार पर विलयन के प्रकार देखना है कि घुलने के आधार पर विलयन के प्रकार कितने होते हैं। तो समांग विलयन और विषमांग विलयन आप जानते ही होंगे। समांग विलयन और विषमांग विलयन क्या होते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि समांग विलयन और विषमांग विलयन क्या होता है। सुन लीजिएगा, सुन लेंगे तो तैयार हो जाएगा, ठीक है। होमोजीनियस सॉल्यूशन कल ही बताए थे, आज फिर बता देते हैं। वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ एक दूसरे से 100% क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं, यानी जिनका हर पृष्ठ पर या हर सतह पर देखने पर वो एक समान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हर धरातल पर वो एक समान दिखाई देते हैं, वो क्या होंगे? होमोजीनियस सॉल्यूशन होंगे। और वो जो घुलेंगे नहीं, ठीक है, उनका पृष्ठ हर जगह पर अलग दिखाई देने लगे, भिन्न दिखाई देने लगे, वो विलायक विलेय से अलग दिखाई देने लगे, वहां पर क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? विषमांगी विलयन कहेंगे, याद रखिएगा। विलेय पदार्थ एक दूसरे से 100% नहीं घुल पाते, उसे क्या कहेंगे? विषमांगी विलयन कहेंगे। ये हो गया विलयन के आधार, घुलने के आधार पर विलयन के प्रकार, ठीक है। घुलने के आधार पर विलयन के प्रकार 2 होते हैं, विलेय के आधार पर 3 होते हैं। अब हम पढ़ने चल रहे हैं, इसी में पढ़ने चल रहे हैं। देखिए हम अब इसको बांटने की कोशिश करेंगे। जैसे समांग विलयन में कौन आएगा, ठीक है, समांग विलयन में कौन आएगा, विषमांग विलयन में हम किसको रखेंगे, ये भी हमको पढ़ना है, ठीक है, ये भी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और यही चीज़ें को हमको क्या करना है? पढ़ना भी है और इसको समझने की कोशिश करना है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं जिनको हमको एकदम डिटेल से पढ़कर तैयार करना है भाई, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिएगा। उससे पहले लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, यानी विलयन के क्या लिखेंगे? तो विलयन के गुण लिखेंगे कि विलयन के गुण क्या होते हैं। विलयन के गुण, चलिए विलयन के गुण के बारे में पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। विलयन के गुण के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विलयन के गुण के बारे में समझते हैं। देखिए विलयन क्या है, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। पहला तो हमारा वही है कि विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक क्या है? समांगी मिश्रण है। याद रखिएगा विलयन क्या है? समांगी मिश्रण है। विलयन के जो कण के जो विलयन में जो कण होते हैं उनका व्यास कितना होता है? व्यास भी हमें याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि विलयन में कण के जो व्यास होते हैं वो कितने होते हैं। तो 1 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर बराबर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर -9 मीटर होता है नैनोमीटर। इसी में माइक्रोमीटर भी कभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या कहते हैं? तो यह हम कह सकते हैं। और ऐसे जो कण होते हैं उन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, ऐसे कणों को हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। दूसरा, विलयन के कण का व्यास 1 नैनोमीटर यानी 10 के पावर -9 मीटर होता है जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। 10 के पावर -9 मीटर होता है, इतना छोटा होता है, ठीक है। समझ में आई बात भाई? ठीक है, समझ में आई बात? ये
कण इतने छोटे होते हैं, इन्हीं कणों से देख लीजिएगा, तो ये कण इतने छोटे हैं कि इनसे प्रकाश की किरणें जब गुजरती हैं तो वो फैल जाती हैं। इनसे जो प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, जो लाइट गुजरती है, वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। याद रखिएगा, फिर से सुनिएगा, ये कण इतने छोटे होने के कारण इनसे जब लाइट क्या होती है, गुजरती है ना, इनसे जब लाइट गुजरती है तो प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, गुजरती हैं तो फैल जाती हैं। ठीक है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग क्या होता है, सॉरी क्या हम बोल रहे हैं भाई, सोच रहे हैं कुछ और बोल कुछ और रहे हैं। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करिएगा, गलत बोल दिए। इसमें जो प्रकाश मतलब जो इसके विलयन के कण इतने छोटे होते हैं, क्योंकि बड़े होंगे तब दिखाई देगा, यही तो गलती है देखिए। और टिंडल प्रभाव इसी में देखा जाएगा, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दिमाग में चीज़ें कुछ और चल रही थी, हो गया कुछ और। ठीक है, प्रकाश की मतलब समझने की कोशिश करिएगा, जो विलयन के कण होते हैं ना, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इनके आकार इतना छोटा होता है कि जो प्रकाश गुजर रही होती है इनसे, वो किरण को फैलाते नहीं है। ठीक है, या किरण फैल नहीं पाती है, और इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग जो है दिखाई नहीं देता है। तो विलयन में जो प्रकाश का मार्ग है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, याद रखिएगा, फिर से सुनिएगा कि विलयन के कण इतने छोटे होते हैं, विलयन के कण आकार में इतने छोटे होते हैं, ठीक है, कि गुजर रही प्रकाश की किरणें इन कण के मतलब कि वो अपने मार्ग को मतलब मार्ग उनमें दिखाई ही नहीं देता है। ये इसमें फैक्ट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसे कैसे लिखवाया जाए, तो लिख सकते हैं, अपने छोटे आकार नहीं, विलयन के कण छोटे आकार में होने के कारण गुजर रही प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई नहीं देता है। ऐसे कर लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश के कण मतलब जो विलयन के कण जितने छोटे होंगे तो वो क्या करेगा, जो प्रकाश की किरण है का मार्ग क्या होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि फैल ही नहीं पाएगा, प्रकाश की किरण फैल ही नहीं पाएगी, सीधे आएगी सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तो वो फैलेगी ही नहीं, तो जब फैलेगी नहीं तो दिखाई ही नहीं देगी। याद रखिएगा, वो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, और सुनिएगा, इन्हें हम छानन विधि के द्वारा कभी भी अलग कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम छानन विधि के द्वारा नहीं अलग कर सकते हैं, फिल्टर पेपर यूज कर लें उससे भी पृथक नहीं कर सकते हैं, या हम इसको शांत छोड़ दें तो क्या इसके जो कण होते हैं नीचे बढ़ जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, यानी ये विलयन जो होता है अस्थाई होता है, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये समझिएगा, ये समझिएगा और ये समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, प्रकाश के जो कण हैं वो कभी भी किरण को फैलाते ही नहीं है, क्योंकि इतने वो छोटे हो जाते हैं, यानी प्रकाश की किरण आएगी और वो निकल जाएगी। ठीक है, और प्रकाश की किरण जो होती है वहाँ पर दो थ्योरी काम करती है। ठीक है, दो थ्योरी काम करती है, एक कण की थ्योरी काम करती है और एक आप बताएंगे किस किस थ्योरी पर चलता है, तो दोनों सिद्धांत वहाँ काम करते हैं। ठीक है, एक तरंग की और एक किसकी, कण की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इन सब चीज़ों को हो गया हो तो आगे चला जाए, विलयन के गुण हो गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। ठीक है, हमने पढ़ ही लिया है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है संतृप्त विलयन, ये सारी चीज़ें पढ़े हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे की तरफ जो सांद्रता वंद्रता होती है वो सब संतृप्त में ही आता है। याद रखिएगा, तनु होना, सांद्र होना, ये सब चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि तनु और सांद्र जो होता है विलयन में विलय के मौजूदगी से पता चलता है कि विलयन में जो विलय है उसकी वजह से तनु और सांद्रता का पता चलता है। याद रखिएगा, ठीक है, कि तनु है कि सांद्र है, याद रख लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं और आगे भी देखते हैं। ठीक है, चलिए
इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बिलियन की, देखिए बिलियन की सांद्रता समझने की कोशिश करिए कि बिलियन की सांद्रता क्या होती है। विलायक की मात्रा में घुलने वाले विलेय पदार्थ की मात्रा जो भी होती है उसी को क्या कहा जाता है, विलयन की सांद्रता कहा जाता है। विलयन की सांद्रता निकालने की कई विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ पर एनसीईआरटी में दिए हुए 3 विधियों की बात करेंगे और तीनों द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर करता है। एक पहला जो है वो विलयन के द्रव्यमान और विलेय के द्रव्यमान पर, दूसरा विलेय के आयतन पर और द्रव्यमान, फिर विलेय के आयतन पर और विलयन के द्रव्यमान पर, फिर उसके बाद विलेय के द्रव्यमान पर, विलेय के आयतन पर। इस तरह से हमारा दिया हुआ, हम तीनों की चर्चा कर लेते हैं। इनसे प्रश्न बन सकते हैं, इस वजह से हम इनको पढ़ेंगे और इनको देखेंगे, ठीक है। विलयन की सांद्रता के बारे में हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब उस पर चर्चा हमने कर दी है। मैं फिर बता देता हूँ कि विलायक में, विलायक की जो मात्रा होती है, ठीक है, विलायक की मात्रा जो होती है उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा जो होगी, विलेय पदार्थ की मात्रा जो होगी वो सांद्रता को निर्धारित करती है। तो विलयन की सांद्रता को दर्शाने की कई विधियां हैं, लेकिन मुख्य 3 विधियों का हम चर्चा करेंगे। तो विलयन की सांद्रता की मुख्य 3 विधियों की चर्चा मुख्य 3 विधियां, ठीक है, मुख्य 3 विधियां, ठीक है। पहला देखिएगा, हम लोग अगर बात करें तो हम अगर इस पर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि विलयन का जो द्रव्यमान है या विलयन के द्रव्यमान की प्रतिशतता, ठीक है, या कहा जा सके तो विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। पहला हमने क्या कहा, द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान क्या पहला होगा, इसका पहला जो फार्मूला होगा जो हम लिखे हैं तो लिखेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। ये हो सकता है, ये देख लीजिए, ठीक है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, पहला हमने ये चर्चा कर ली। दूसरा जो होगा वो विलेय, मतलब इसमें हम आयतन और द्रव्यमान दोनों की बात करेंगे, आयतन और द्रव्यमान दोनों की बात करेंगे, यानी हम द्रव्यमान और विलयन के आयतन प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। विलयन के द्रव्यमान या आयतन प्रतिशत, ठीक है, ये इस तरह से हम निकालेंगे। तो क्या कह सकते हैं, तो लिख सकते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100, ठीक है, इस तरह से भी बन सकता है। और तीसरा क्या होगा, तीसरा भी देख लीजिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे तीसरे को किससे निर्धारित करेंगे, तो विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत से। तीसरा क्या है, विलयन का आयतन या आयतन प्रतिशत का आयतन या आयतन प्रतिशत। तो क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100, विलेय का आयतन इंटू अपान विलयन का आयतन इंटू 100, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा।
इसको देख लीजिए, इसी से हमारे क्वेश्चन अगर आने होंगे। अभी नॉर्मलता बाकी है, अभी हम नॉर्मलता पर भी बात करेंगे, ठीक है। अभी हम इस पे देख लीजिए, फिर आगे और भी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। पहले इसको समझने की कोशिश करिए, फिर आगे की भी चर्चाएं होंगी, आगे भी बात होगी। पहले इसको समझ लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए, समांग विषमांग विलयन में दो चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। एक निलंबन देखने को मिलता है और एक कोलाइडल देखने को मिलता है। निलंबन देखने को मिलता है, कोलाइडल, ये दो तरह के क्या होते हैं, विषमांग विलयन में आते हैं, ठीक है। अब हम उनकी चर्चा करेंगे, पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। आप अगर इसको देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन बनता है तो जनरली आप क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन अगर बनता है तो आप इसको कर ले जाएंगे, इसको क्या करेंगे, कर ले जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम अब पढ़ने चल रहे हैं, विषमांग विलयन के दो प्रकार होते हैं। विषमांग विलयन जो होता है उसके दो प्रकार होता है, एक निलंबन होता है, ठीक है, एक निलंबन होता है, और एक क्या होता है, आपका कोलाइडल होता है। क्या होता है, कोलाइडल होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि निलंबन भी एक विषमांग विलयन है और कोलाइडल भी क्या है, एक विषमांग विलयन है। कोलाइडल भी क्या है, एक विषमांग विलयन है, ठीक है, ठीक है। याद हो गया भाई। सस्पेंशन क्या कहा जाता है, निलंबन को सस्पेंशन कहा जाता है। चलिए चलते हैं। ठीक है, निलंबन पहले ही मैंने बता दिया कि यह कैसा है, तो एक विषमांग विलयन है। यह कैसा है, एक विषमांग मिश्रण है, या विषमांग विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, विषमांग मिश्रण कहेंगे या विषमांग विलयन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, विषमांग मिश्रण या विषमांग विलयन कहेंगे, ठीक है। सस्पेंशन, ठीक है। पहली चीज ये समझ लीजिए। अब इसको कैसे समझेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। निलंबन की अगर हम चर्चा करें तो यह एक विजातीय मिश्रण होता है, ठीक है। विजातीय मिश्रण होता है, ठीक है, जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित हो जाते हैं। सीधा सा बात है कि ये घुलेंगे नहीं, लेकिन पूरे जो विलयन में क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। आपको घुलते हुए नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो विलयन के कण होते हैं उनका अगर बात करें तो वो 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं, 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके जो कण होंगे वो 10⁻⁻5 मीटर होंगे, ठीक है। 10⁻⁻5 मीटर होंगे, इनकी त्रिज्या होगी, ठीक है। इनकी त्रिज्या क्या होगी, 10⁻⁻5 मीटर। जैसे नदी का गंदा पानी, मिट्टी घोलते हैं ना नदी में, या पानी में घोलते हैं ना मिट्टी को, तो देखेंगे कि आपको मिट्टी क्या होगा, आपको कुछ क्षण के लिए घुली हुई दिखाई देगी। वायुमंडल में धूलकण, वायुमंडल में धुआं, ये क्या है, निलंबन है, ठीक है। क्या है, निलंबन है। समझ में आई बात, अगर समझ गए हैं तो आगे की तरफ चलें, ठीक है। चलिए लिखते हैं। ये एनसीईआरटी में भी इसी तरह से लिखा हुआ है, और आप इसको इसी तरह से समझने की भी कोशिश करिए कि इसके जो कण होते हैं वो, ठीक है, उसके जो कण होते हैं वो घुलते नहीं हैं, ठीक है, बल्कि क्या होते हैं, माध्यम में निलंबित हो जाते हैं। यह एक विषमांग मिश्रण है जिसमें विलेय के कण विलायक में घुलते नहीं हैं 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 बल्कि माध्यम में निलंबित हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, हो जाते हैं।
निलंबित हो जाते हैं। इन कणों की त्रिज्या 10⁻⁵ मीटर होती है। 10⁻⁵ मीटर होती है, ठीक है। 10⁻⁵ मीटर होती है, ठीक है। या कहा जाए तो इससे बड़ी ही होती है, ठीक है, ठीक है। 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ी होती, सॉरी, सेंटीमीटर से बड़ी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। बल्कि क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। जैसे नदी का जल, नदी का जल, ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे नदी का जल, धूल भरी वायु, धूल भरी वायु, ठीक है, धुआं युक्त वायु, ठीक है, ये भी आता है एग्जाम्पल में। ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब भाई चूंकि इनके कण 10⁻⁵ से बड़े होते हैं, ठीक है, या 10⁻⁵ होते हैं, 10⁻⁵ होते हैं, -5 होते हैं, उससे बड़े होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये प्रकाश की किरणों को फैला देती है, जिसकी वजह से प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, या कहा जाए दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देती है, जिससे इससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है, गोचर होता है, ठीक है, दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। प्रकाश का कण मार्ग क्या हो जाता है, प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। जब हम इनको थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं, यानी नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, ठीक है। तो हम आगे लिखेंगे कि जब हम इन्हें छोड़ देते हैं या शांत, कुछ देर के लिए शांत छोड़ देते हैं, तो इनके कण नीचे बैठ जाते हैं। अगला देखिए, जब हम इन्हें कुछ देर के लिए शांत छोड़ देते हैं तो इनके कण नीचे बैठ जाते हैं, इनके कण क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। जब इन्हें शांत छोड़ देते हैं तो इनके कण क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। यानी अर्थात निलंबन अस्थायी होता है, अस्थायी निलंबन क्या होता है, अस्थायी होता है। निलंबन क्या होता है, अस्थायी होता है, ठीक है, निलंबन अस्थायी होता है। यानी अगर और आगे बात करें तो यह छानन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, ठीक है। छानन विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, ठीक है। छानन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है। सभी कण जब नीचे बैठ जाएंगे तो निलंबन समाप्त हो जाएगा, और जब निलंबन समाप्त होगा, जो प्रकाश के मार्ग जो दृष्टिगोचर होते थे, तो उसमें क्या हो जाएगा कि प्रकाश की किरणें क्या करने लगेंगी, तो उनका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, उनका प्रकीर्णन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं,
उनका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हो गया भाई, ये समझ गए। अब चलते हैं कोलाइडल की तरफ, कोलाइडल को भी देख लेते हैं। चलिए कोलाइडल देखते हैं। ठीक है, कोलाइडल को देख लेते हैं, कोलाइडल को पढ़ लेंगे। ठीक है, इसे कोलाइड भी कहा जाता है या कोलाइडल भी कहा जाता है। ठीक है, कोलाइड भी कहते हैं, कोलाइडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए कोलाइडल देखते हैं, कोलाइड देखते हैं। चलिए कोलाइड ही लिख लीजिए, कोलाइड। ठीक है, चलिए समझिएगा। पहली बात तो इसमें जो कण होते हैं वो इस तरह से फैल जाते हैं माध्यम में कि दिखने में ये समांगी मिश्रण लगेंगे, लेकिन होते कैसे हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। कैसे मिश्रण होते हैं, तो विषमांगी। देखने में आपको कैसे लगेंगे, समांगी मिश्रण की तरह लगेंगे। कोलाइडल में जो कण होते हैं विलयन में समान रूप से क्या होते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, और इनके जो कण होंगे निलंबन की अपेक्षा और छोटे होंगे। ठीक है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, याद रखिएगा। और इस तरह से फैलते हैं कि ये दिखने में तो कैसे होते हैं, दिखने में आपको लगेगा समांगी मिश्रण है, लेकिन इनका जो भौतिक जो इनका गुण है वो विषमांगी मिश्रण है, वो विषमांगी मिश्रण होते भी हैं। ठीक है, और इनके जो कण हैं इतने भी बड़े छोटे नहीं होते हैं कि इनके मार्ग में आने वाले जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो क्या करें, फैल जाती हैं। ठीक है, फैलती है, प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, लेकिन इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। और जब प्रकाश की किरणें फैलती हैं तो प्रकाश की किरणों के फैलने की इस क्रियाकलाप को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसकी खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। कमरे के एक छोटे से छिद्र में से जब प्रकाश की किरणें अंदर की तरफ जाती हैं तो उसमें छोटे छोटे धूल कण या कार्बन के कण हमको क्या होने लगते हैं, दृष्टिगोचर होना, दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, शुरू हो जाते हैं। तो ये चीजें क्या होती हैं, टिंडल प्रभाव में देखने को मिलता है। किसमें मिलता है, टिंडल प्रभाव में देखने को मिलता है। और यही चीज एक घने जंगल में आच्छादन में सूर्य की किरणें जब गुजरती है तो टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। याद रखिएगा, यही चीज इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इनके कण जो हैं आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कह रहा हूं, विलयन में विलयन में विलयन में विलयन में विलेय के कण पूरी तरह से फैल जाते हैं, जिससे यह दिखने में समांगी विलयन होता है, विलयन होता है, परंतु वास्तव में यह एक विषमांगी विलयन है। इसके कण की त्रिज्या 10 से पावर 5 सेंटीमीटर से 10 से पावर -7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है। ये कण जो होते हैं निलंबन के कण से क्या होते हैं, निलंबन के कण से थोड़े क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, तो प्रकाश की किरणों को क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हमने क्या कहा कि कोलाइडल कण छोटे आकार होने के कारण हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश के, सुनिएगा, इसके कण
इतने छोटे होते हैं कि हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं परंतु प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। ठीक है, फैला देते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणों का इस तरह से फैलना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। क्या कह रहा हूं? लाइट चली गई, 2 मिनट रुक जाइए, लाइट आ जाने दीजिए। चलिए भाई, देखिए कोलाइड। ठीक है, हमने इस पर चर्चा की है। ठीक है, कोलाइड विलयन के बारे में चर्चा की है, अभी इसके बारे में पढ़े हैं। ठीक है, हमने समझा भी दिया है। अब इसमें अगर हम बात करें तो कह सकते हैं, फिर से एक बार सुन लीजिए। ठीक है, और लिख भी लीजिएगा, और हमने लिखवाया भी है, लेकिन अगर ना समझे फिर से समझिएगा। जो कोलाइड विलयन होता है या कोलाइड जो होता है, ये विषमांग मिश्रण होता है या विषमांगी विलयन होता है। इसमें आपको जो कण होते हैं वो क्या करते हैं? विलायक में फैल जाते हैं, पूरी तरह से माध्यम में फैल जाएंगे। आपको देखने में समांगी लगेंगे, लेकिन होते क्या है? विषमांगी होते हैं। लेकिन ये अस्थाई होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? फैल जाते हैं, इस वजह से अस्थाई होते हैं। और इनकी जो कण होते हैं, इनकी जो त्रिज्या होती है 10 के पावर 5 सेंटीमीटर से लेके -5 सेंटीमीटर से लेके 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। तो प्रकाश की किरणों के फैलने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है या टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश की किरण का फैलना, ठीक है, फैलना टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव, ठीक है, टिंडल प्रभाव इफेक्ट कहलाता है। टिंडल इफेक्ट कहलाता है। याद रखिएगा, क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। इसकी खोज प्रभाव कहलाता है। लिख लीजिए पहले, कहलाता है। इसकी खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। वैज्ञानिक ने किया था। इसे और आसान शब्दों में समझें, तो एक कमरे में एक छोटे से छिद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरण में आपको छोटे धूल कण तथा कार्बन कण देखने को मिलेंगे।
ठीक है, ये याद रखिएगा। बस इतना याद रखिए, इतनी चीज़ें अगर आप समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इतनी चीज़ों को समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। हमने आपको बता दिया कि जो टिंडल प्रभाव होता है, अरे सॉरी, कोलाइडल होता है, इसमें जो कण होते हैं इतने छोटे कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी ये प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि यह कहते हैं कि छानन विधि द्वारा अलग नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, छानन विधि द्वारा इसको अलग नहीं किया जा सकता है, इस वजह से ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। किंतु विशेष अपकेंद्री तकनीकी जो होती है, अपकेंद्री विधि होती है, उसके द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी आज इतना ही पढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे अभी हमें परिक्षिप्त को पढ़ना है, उसके बाद स्कंदन को पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं, सोल पढ़ना है। ठीक है, एरोसोल पढ़ना है, झाग पढ़ना है, इसमें बहुत चीज़ें बाकी हैं। अभी नॉर्मलता पढ़नी है। तो आज इसको इतने भी ख़त्म करते हैं। कल इसमें आपको न्यूमेरिकल साथ में जो चीज़ें छूट रही हैं उनको पढ़ के इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मैं इसी तरह से आपके लिए एनटीपीसी, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहा हूँ, और इसमें आपको जीएस में पढ़ा रहा हूँ। और आपसे कहूँगा कि उन बच्चों तक भेजिए जिनको पढ़ना है और जिनको ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।